बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर, उनके ड्रीम पर आज हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। आज नीतीश कुमार बहुत खुश हैं। नीतीश कुमार के करीबी से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले ने एक तरह से नीतीश कुमार को राजनीति में संजीवनी दे दी है। वो संजीवनी क्या है और कैसे दी है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो कौन सा ड्रीम था नीतीश कुमार का जिस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है और वो हाईकोर्ट का फैसला क्या है। दरअसल आज हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना करने के लिए बिहार सरकार को अनुमति दे दी है। यह था वो ड्रीम जो नीतीश कुमार पिछले 1 साल से देख रहे थे और इस पे काम कर रहे थे, और इस पे आज हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी। इसके मुहर लगने के बाद सब रास्ता साफ हो गया कि बिहार में जो जातीय जनगणना जो रुकी हुई थी वो अब कंप्लीट हो जाएगी। जातीय जनगणना को नीतीश कुमार जातीय सर्वेक्षण कह रहे हैं। यह जातीय सर्वेक्षण क्यों कह रहे हैं यह भी हम आपको अपने वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर ये जनगणना को लेकर बाकी जो इनके दल के नेता हैं उनका क्या कहना है। दरअसल इनका मानना है कि आज़ादी के पहले जो जातियों की स्थिति थी और जो उसके आधार पर जो उनकी जनसंख्या थी, अब वो स्थिति बदल गई है। लिहाजा जो सरकारी योजनाओं का अनुपातन और जातीय आरक्षण की संख्या ये दोनों बेमेल हैं। इसीलिए इनको लोकतंत्र में वो हिस्सा नहीं मिल पाता है, लोकतंत्र में वो जगह नहीं मिल पा रही है, लोकतंत्र में वो सारी सहायताएं इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से यह जनगणना कराना बेहद जरूरी है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर जो इस फैसले से नीतीश कुमार कैसे अपने आप को मान रहे हैं कि संजीवनी मिल गई है। दरअसल नीतीश कुमार ही नहीं, पूरा आरजेडी कुनबा यानी लालू यादव का पूरा परिवार भी इस आरक्षण को लेकर बेहद उत्साहित है। लालू यादव स्वयं भी कहते हैं कि आरक्षण बहुत ज़रूरी है, और एक समय में मंडल कमंडल की जब आंधी देश में चली थी तो उसमें लालू यादव जो है वो उनका नाम उभर के बहुत तेज़ी सामने भी आया था उस समय। उसी का फायदा उन्हें बहुत हद तक अपने राजनीतिक कैरियर में भी मिला है। इसके बाद जब ये फैसला आया तो तेज उनके बेटे यानी डिप्टी सीएम ने एक ट्वीट करके कहा क्या कि जातीय जनगणना जो है इससे आर्थिक उत्थान यानी इन जातियों के आर्थिक उत्थान में मदद मिलेगी, आर्थिक विकास इनका बहुत तेज़ी से होगा। और इन्होंने कहा कि भाई यह जो जनगणना है इसको केंद्र सरकार को भी करनी चाहिए। इसके बाद लोग अब ये भी कहने लगे कि यह जातीय जनगणना जो है कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगी, कहीं बीजेपी के प्लान में कोई सेंध तो नहीं लग गई है। हालांकि जो लोग ये कह रहे हैं उनको यह बताना बेहद ज़रूरी है कि जातीय जनगणना की शुरुआत बिहार में पिछले साल 2022 में हुई थी। उस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में थे, यानी एनडीए गठबंधन की सरकार थी। लिहाजा बीजेपी इसका विरोध करे या बीजेपी के लिए असहज हो यह मानने वाली बात नहीं है, इसलिए यह नैरेटिव या प्रोपेगेंडा खारिज होता है। अब आपको हम बताते हैं कि क्यों बीजेपी के लिए यह वरदान साबित हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि बीजेपी जानती है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा ये दोनों वर्ग वोट के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है और समाज के उत्थान के लिए भी ज़रूरी है। लिहाजा इसीलिए बीजेपी हर चुनावी रैली में पिछड़ा और अति पिछड़े की बात जरूर करती है और उनके उत्थान की बात जरूर करती है। लोगों ने दूसरा क्या भ्रम फैलाया कि अगर जातीय जनगणना होती है तो जो बीजेपी की हिंदू बहुल मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उसमें बिखराव आ जाएगा। शायद बीजेपी इससे डर रही है, लेकिन इसका भी बीजेपी ने काट निकाल लिया है। बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमानों को अपने सपोर्ट में ला रही है, उसके लिए हर वो योजनाएं दे रही हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़ा स्थान दे रही है। जैसे अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर को राजनीतिक पद दिया गया। लिहाजा बीजेपी जो मुस्लिम और पसमानदा मुसलमान क्या है, पसमानदा मुसलमान वो हैं जो मुस्लिम समुदाय में पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी समाज में हिस्सेदारी बिल्कुल नहीं है।
विकास के दृष्टिकोण से, उनको बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा है। उनके लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसका नतीजा आने वाले चुनाव में भी दिखेगा, जैसे कि यूपी के चुनाव में दिखा था। अब आपको हम बात करते थोड़ा और डिटेलिंग बात कर लें कि भाई ये आरक्षण का जो मुद्दा है, जिसके लिए जनगणना की जा रही है, जो हिडन एजेंडा है हर पार्टियों का, चाहे वो सरकार बिहार में नीतीश गठबंधन की सरकार, एजेंडा है अपने जो जातियाँ जो हैं उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण दें। और आधार क्या होगा कि भाई अगर जातियाँ कम हैं और अगर उनकी संख्या कम है, दोनों ही बातें, जातियाँ कम है और संख्या कम है, दोनों ही बात होगी। अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, उस जाति की संख्या ज़्यादा है, तो वो आरक्षण उनको ज़्यादा मिलेगा। यही एक हिडन एजेंडा है जिसकी वजह से जातीय आरक्षण कराया जा रहा है, जो मेन हिडन एजेंडा है। इसके बाद एक लिस्टिंग भी होती है भाई कौन सी जाति कितनी है, किन किन वर्गों में है, किन किन जगहों पर है, इसकी भी संख्या पर्याप्त मिलती है। कई सारी ऐसी जातियाँ जो लिस्टेड नहीं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो सर्वाइव कर रही हैं। तो इस जातीय जनगणना के अनुसार जब सामने बात आएगी, जब डेटा सामने आएगा, तो यह भी तथ्य सामने आएगा। इसके बाद जो सवाल उठता है कि ये आरक्षण, जो जातीय आरक्षण, जो जातीय गणना जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाता है, इसका कैप क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं किसी भी जाति, मतलब मैक्सिमम कैप जो है आपका 50% है। यानी अगर मान लीजिए किसी चीज़ में अगर 100 सीटें हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50% सीटें जो हैं आरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में, राजस्थान में और कुछ राज्यों में यह संख्या 60 के पार भी है। तमिलनाडु में यह संख्या 60 के पार भी है। यह किस आधार पर होता है, दरअसल क्या है, थोड़ा उसकी डिटेलिंग मैं आपको बता दूं। दरअसल उसकी डिटेलिंग ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जो केंद्र सरकार के आरक्षण की जो तालिका है, उसके हिसाब से एसटी यानी अनुसूचित जनजाति 15%, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जिसको कहते हैं, इसको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, अमूमन आम भाषा में आप लोग आदिवासी कहते हैं, उनका आरक्षण प्रतिशत है 7.5। सामान्य वर्ग, देखिए बीजेपी ने सरकार में आते एक बड़ा अच्छा एक क्लॉज दिया, एक बड़ा अच्छा कानून लेके आया कि जो सामान्य वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यानी जिनका इनकम उस स्तर पर नहीं, उनको भी 10% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया है। और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी, जिसमें कई सारी जातियां हैं, उनको 27% आरक्षण केंद्र सरकार देती है। यानी टोटल कितना हुआ, 59.5% आरक्षण जो है वो केंद्र सरकार देती है जातियों के आधार पर। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण किसी को भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 59%, जो मैंने आपको बताया 69% माफ़ कीजिएगा, और मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण दिया गया है। अब होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को आरक्षण देते हैं, तो वो चीज़ें कई जगह आरक्षित होती हैं, नौकरियों में होती है, प्राइवेट सेक्टर में होती है, एवं लोकसभा, राज्यसभा, सदन में भी सीटें आरक्षित की जाती हैं, चुनाव में सीटें आरक्षित होती हैं। तो ये आरक्षण का एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू है कि जब इस आरक्षण की बात आती है, तो इसके ऊपर राजनीति भी होती है। राजनीति कैसे होती है, दरअसल लोग ये कहते हैं कि जब आप किसी जाति को बढ़ावा देंगे, जब उसकी संख्या बढ़ेगी, तो नेचुरली आप उसको आरक्षण ज़्यादा देंगे, और जब वो आप आरक्षण देंगे तो नेचुरली वो वोट बैंक आपका बनेगा। तो लिहाजा इस दृष्टिकोण से भी यह जानना बहुत जरूरी है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आरक्षण का मामला आज ही से शुरू है। ये आरक्षण का जो मामला है, दरअसल ये आज़ादी के पहले से ही शुरू है। देश में आरक्षण का इतिहास आज़ादी से भी पुराना है। सबसे पहले आरक्षण की मांग 1882 ईस्वी में विख्यात समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने की थी। उनका कहना था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ ब्रिटिश सरकार में प्रतिनिधित्व और आरक्षित जगह चाहिए। इसके बाद 1901 में भी आरक्षण की मांग की गई। उसमें भी कहा गया कि नहीं भाई, जो लोग गरीब हैं, जो वंचित हैं, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं थोड़ी उसकी डिटेलिंग आपको और बता देता हूँ, मेरे पास वो डिटेलिंग है, मैंने उसको नोट डाउन किया था अपने जगह पे। मैं उसकी थोड़ी डिटेलिंग आपको बता दूँ तो आपको भी ये समझने में अच्छा लगेगा कि इसका इतिहास क्या क्या रहा है। दरअसल इसका इतिहास भी बड़ा, आप जब देखेंगे इसके इतिहास को, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, यह इतिहास जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आरक्षण आज का मुद्दा नहीं है, ये आरक्षण असालतन मुद्दा चला रहा है। अब देखिए 1901 में क्या हुआ कि महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने पिछड़े वर्गों से गरीबी दूर करने के उद्देश्य से तथा राज्य प्रशासन में नौकरी प्रदान करने के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी। कब? 1901 में। यह भारत में पिछड़े
और दलित वर्ग के लोगों के कल्याण के आरक्षण प्रदान करने का पहला सरकारी आदेश था, पहला सरकारी आदेश। इसके बाद 1908 में अंग्रेजों द्वारा बहुत सारी जातियों और संप्रदायों के पक्ष में प्रशासन में जिनका थोड़ा बहुत हिस्सा था उन लोगों के लिए आरक्षण आरंभ किया था। 1909 और 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी किया, जिसके अंतर्गत गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ब्राह्मणों के लिए 16%, मुसलमानों के लिए 16%, भारतीय एंग्लो ईसाइयों के लिए 16% और अनुसूचित जातियों के लिए 8% आरक्षण देने का प्रावधान बनाया गया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया, यह पूना समझौता के नाम से भी विख्यात है, जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई थी। साल 1935 में भारत सरकार अधिनियम में आरक्षण का प्रावधान बनाया गया था। साल 1942 में भारत के संविधान में विशेष योगदान देने वाले श्री B.R. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग को रखा था। 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अन्य सिफारिशों के साथ अनुपातित प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे संविधान में जगह दी गई, यानी संविधान उस समय जगह दी गई। 1946 में 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 10 वर्षों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद संवैधानिक संशोधन के द्वारा इन्हें बढ़ा दिया जाता है। 1953 में कालेकर आयोग का गठन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मूल्यांकन के उद्देश्य से किया गया था। इस गठन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को मान लिया गया था, लेकिन अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अमान्य कर दिया गया था, यानी 1953 तक ओबीसी को नहीं माना गया था। 1971 के, ध्यान रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 1971 में मंडल आयोग द्वारा ओबीसी की 52% जनसंख्या का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से साल 1930 की जनगणना के आंकड़े का प्रयोग कर पिछड़े वर्ग के रूप में 1257 समुदायों का वर्गीकरण किया गया था। 1980 के मंडल आयोग में तत्कालीन कोटा में परिवर्तन करके इसे 22% से बढ़ाकर 5% करने की वकालत की गई। साल 2006 तक मंडल आयोग द्वारा तैयार पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 यानी 2297 तक हो गई, जिससे समुदाय सूची में 60% की वृद्धि हो गई। 1990 में मंडल आयोग के समर्थन पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, ने सरकारी नौकरियों में इसे लागू कर दिया। छात्र संगठनों को ने इसका विरोध किया, राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू हुआ और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या करने की इसमें कोशिश की थी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार के ने अगड़ी जातियों में गरीबों के लिए अलग से 10% आरक्षण की शुरुआत की। 1992 में इंदिरा साहनी मामले के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को स्वीकार किया गया। 1995 में संसद में 77वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के उद्देश्य से आरक्षण का समर्थन कर अनुच्छेद 16(4)(a), ध्यान रखिएगा 16(4)(a) का गठन किया गया तथा बाद में आगे भी 85वें संशोधन के अंतर्गत पदोन्नति में वरिष्ठता यानी सीनियरिटी को सम्मिलित किया गया था। 2005 में के अगस्त में निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 93वां संशोधन संवैधानिक संशोधन किया गया और 2006 से केंद्रीय सरकार के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रारंभ किया गया। 10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से, ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा प्रारंभ करने के लिए सरकार को सही ठहराया। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया। इसमें आर्थिक पैमाना 8 लाख सालाना इनकम से कम लोगों को रखा गया। तो ये आरक्षण का इतिहास है। अब जो हमने आपको कहा था कि क्यों नीतीश कुमार के लिए संजीवनी की तरह काम करेगा, दरअसल
नीतीश कुमार ये जानते हैं कि बिहार में जातिगत राजनीति बहुत मायने रखता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि पिछले चुनाव में आरजेडी को जातिगत राजनीति के आधार पर ही वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी। लिहाजा नीतीश जानते हैं कि अगर जातिगत जनगणना काम मई तक हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, मई तक ही होना था कंप्लीट उसको, तो फायदा मिलता है। लेकिन अब तो चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद फिर से जनगणना का अंतिम पड़ाव शुरू होगा और नीतीश सरकार ने कहा था कि चूंकि 80% काम हो गया, 7 जनवरी 2023 से जनगणना का प्रथम चरण का काम शुरू हुआ था। उसमें मकानों का आइडेंटिफाई किया गया था, उसके घर के मुखिया के नाम लिस्ट किए गए थे, उसके बाद जाति के आधार पर उनके क्या क्या, उनके राशन कार्ड में उनके नाम कितने, परिवार संख्या क्या है, इसको आधार माना गया, इसको डेटा बनाया गया। दिल्ली की एक कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसको कहा जा रहा है कि ये पारदर्शी है, डिजिटल है। वो तो खैर जब डेटा सामने आएगा तब मालूम होगा। लेकिन नीतीश ये जानते हैं कि अगर ये जातिगत जनगणना के आधार पर अगर उन्हें कुछ मिलता है तो यह चुनाव में उनके लिए संजीवनी का काम करेगा। नीतीश को यह पता है कि अगर बीजेपी को बिहार में किसी भी तरह से शिकस्त देनी है तो जातिगत जनगणना और जातिगत राजनीति तो करनी ही पड़ेगी। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज हाईकोर्ट का यह आदेश उनके लिए संजीवनी का काम कर रहा है। और मैंने आपको क्यों कहा कि यह सर्वेक्षण है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब ये बात, इसके खिलाफ जब याचिका उठी थी तो नीतीश ने कहा था कि ये जातीय जनगणना नहीं, ये जातीय सर्वेक्षण है। हम जानना चाहते हैं कितनी जातियाँ हमारे बिहार में हैं, उसको उन्होंने आधार बनाया था। हम लगातार आपको खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, अपने कमेंट भी जरूर दीजिए। नमस्कार।